Taiba. Hi Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलेगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पहली मर्तबा अरीशा बब्बर ने जर्मनी से, जो कि डॉक्टर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, और थैंक यू सो मच अरीशा मैम, आपके दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, 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 सेम हियर। वेलकम, थैंक यू। अरीशा आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऑडियंस से, आपके चैनल से जुड़ के। थैंक यू। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स दोनों जानब से हम देख रहे हैं। हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस की जाती है DGISPR और इसहाक डार, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट हमने रिसेंट देखी कि वो जो है इंडिया को काउंटर कर रहे थे कि इंडिया हम शुरुआत नहीं करेंगे इंडिया को जो है, लेकिन अगर इंडिया शुरुआत करेगा तो उसको जो है रिस्पांस देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट थी। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास की है। वो स्टेटमेंट ये है कि चुन चुन के बदला लेंगे। इस पर भी आप बात करेंगे और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद के हवाले से भी बात करेंगे। जो पाकिस्तानी सेनेटर पलविशा खान है, उन्होंने भी जो है वो सेनेट में जो है वो पार्लियामेंट में, सॉरी, एक स्टेटमेंट पास की, और स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो न्यू बाबरी मस्जिद में जाके पहली ईंट पाकिस्तानी आर्मी ही रखेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स पे हम बात करेंगे। तो आगाज जो है मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, पहला मैं आपसे डिस्कस करूंगी टॉपिक DGISPR की स्टेटमेंट और इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। इस पर आप क्या राय रखते हैं? उसके बाद जो वहां से काउंटर आया अमित शाह, वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए आप क्या राय रखते हैं? देखें, अव्वल तो मुझे सच्ची बात है कि थोड़ी खुशी है कि अभी तक कोई ऐसी, बावजूद इसके कि फोर्सेस की मोबिलाइजेशन हुई है दोनों साइडों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये रियलाइजेशन मौजूद है कि ये जो एस्केलेशन है ये स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसके बाद ये एस्केलेशन किस स्टेज पे जाएगी, कैसे बढ़ेगी, और फिर खुदा न खास्ता दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर हैं, तो उसमें एस्केलेशन किस लेवल पे जाके, क्योंकि फिर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, तो उसमें तो मुझे खुशी है। दूसरा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने ओपनली ये ऑफर दी है कि भाई हम तो एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान पे लगाता है और पाकिस्तान इंडिया पे लगाता है, लेकिन ये है कि आप बेशक कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लें, चाहे वो वेस्टर्न इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो कोई और थर्ड पार्टी मुल्क हो, लेकिन ओपन इन्वेस्टिगेशन करवा लें और उसके अंदर तय करवा लें कि जनाब कौन इसके पीछे था, कैसे ये सब कुछ हुआ बैठे। और साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा किया कि जो फैक्ट्स थे उनको वो नोट करते रहे, और नोट करने के बाद उन्होंने बताया कि जनाब 2:30 बजे ये वाकया हुआ है, बल्कि 1:50 पर 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ है। तकरीबन 20-25 मिनट की ये कार्रवाई थी और उसके 10 मिनट में थाने में FIR भी कट गई। हालांकि उस वक्त तक ना कोई रेस्क्यू हुआ, ना कोई मदद के लिए पहुंचा, ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन ग्राउंड पहुंची, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कुछ और हुआ, और उसमें फिर ब्लेम भी डाल दिया गया कि ये फॉरेन एलिमेंट है, इसके अंदर कोई मकामी एलिमेंट नहीं है। तो लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद इंडिया में लोग बड़े खफा हैं, उनको जाहिर है कि उनके अपने जो अजीज रिश्तेदार हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। तो लेकिन एक बहरहाल ये भी अच्छी बात हुई कि उसमें ये रियलाइजेशन भी आ गई कि ये मजहबी बुनियादों के ऊपर नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें एक मुसलमान जो है वो भी कत्ल हुआ। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, बल्कि उन्होंने, जो मुसलमान था वो भी उसके अंदर कत्ल हुआ। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया की आप अगर पूरी बातचीत को सुने, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे तो हैं कि जो कहते हैं कि जी बदला लेना चाहिए, हमला करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इंडिया में अब ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब आप कैसे एकदम से ये ब्लेम कर सकते हैं, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें एक मजहबी रंग को शामिल कर रहे हैं, इसमें एक कम्युनल एलिमेंट को शामिल कर रहे हैं। तो कश्मीर के मुसलमान इस टाइम पे बड़े खौफजदा हैं, लेकिन इंडिया के जो न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इसको कम्युनल बनाए,
لیکن بھلا ہو ان ٹورسٹ کا کہ جنہوں نے بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے اپنی اسٹیٹمنٹ شیئر کیے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی، جو مقامی کشمیری مسلمان وہاں پہ تھے انہوں نے ہماری بڑی مدد کی۔ آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ایک جو زخمی تھا اس کو ایک کشمیری نوجوان جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کوئی 10-12 کلومیٹر جو ہے وہ لے کے گیا تاکہ اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ یا جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ دلائی جا سکے۔ تو مجھے تو ذاتی طور پہ خوشی ہے۔ اب جب آپ بات کرتی ہیں ان کے ہوم منسٹر کے بیانات کی کہ جو امت شاہ کا آپ نے نام لیا اور ساتھ آپ نے ایک پاکستانی سینیٹر کا نام لیا کہ جو انہوں نے بات کی، تو دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہوم بیس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مطلب ادھر بھی انہوں نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اوپر پریشرز بھی ہوتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب حملہ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو میرا خیال میں تو اس کو اسی طریقے سے لوں گا۔ لیکن امت شاہ، یہ جو سینیٹر پلوا شاہ ہیں، یہ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی اہم جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کوئی کی عہدہ نہیں رکھتی، یہ تو ایک عام سینیٹر کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو امت شاہ ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ تو میرا خیال میں کہ ان کو اسٹیٹمنٹ جو ان کی طرف سے آتی ہے وہ اہم ہے۔ تو اگر وہ ابھی بھی یہی بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ابھی تقریباً 9 دن ہو گئے ہیں، یہ 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد آج ہم 1 مئی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا میں پے در پہ ان کی کیبنٹ کی ایک جو سیکیورٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی، پھر ان کی کیبنٹ کی کمیٹی جو اکنامکس کی ہے اس کی میٹنگ ہوئی، پھر ان کے پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی۔ انڈیا میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے ابھی تک مطلب اپوزیشن سے ڈائریکٹ اس طرح کھل کے بات چیت نہیں کی، اگرچہ ان کی اپوزیشن نے جو کہ تھوڑے سے مائلڈ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس طرف ہے، لیکن پاکستان کی طرف مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس میں توجہ کی بات رباحہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ود وائس ریکارڈنگز اور ود ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس، انہوں نے وہ جو ایک شخص تھا کہ جس کو انڈین میجر اور جو ان کے صوبیدار وغیرہ تھے وہ پاکستان میں دھماکوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کلبھوشن یادیو کو اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کے بیچوں بیچ جی جی ایس پی آر کی وہ کانفرنس بڑی اہم تھی کہ جس میں انہوں نے سارے ثبوت دکھا۔ تو میرا خیال میں انڈیا کو بھی ایسے ثبوت دکھانے چاہیے اگر ان کو یہ یقین ہے کہ جناب یہ پاکستان ابھی تک نہ وہ دہشت گرد پکڑیں گے نہ وہ عسکریت پسند پکڑیں گے، تو اس لیے دنیا نے بھی جو اس پہ رسپانس دیا ہے، تو وہ میرا خیال میں ہے کہ ابھی امریکہ کے فورن سیکرٹری جو ہے انہوں نے بات کی ہے پاکستان اور انڈیا دونوں سے، تو مجھے امید ہے کہ ان دی اینڈ سینس جنگ نہ ہمارے لیے اچھی ہے، نہ انڈیا کے لیے اچھی ہے، نہ ہمارے لوگوں کے لیے اچھی ہے، نہ ان کے لوگوں کے لیے اچھی ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ بات چیت کے ذریعے سب کچھ طے ہو جائے۔ ریشا میم، آپ سے بھی اب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے میں یہی سوال کرنا چاہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان کے ریلیشن میں اتنی زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں، ہماری جانب سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ پاس کی گئی، تو ان کے جو ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ پاس کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ ہماری پاکستانی سینیٹر پلوشا خان، انہوں نے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ، جذباتی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پاس کی۔ اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دونوں طرف سے جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیا رائے جی رکھتی ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیں جو 22 اپریل کو جو اٹیک ہوا تھا، کشمیر اٹیک، وہ کافی انفارچونیٹ تھا، اس میں سیولینس کو نشانہ بنایا گیا، اور بالکل اس کے اوپر ہونی چاہیے انویسٹیگیشن۔ اور جیسے لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس معاملے میں بہت ڈینائل میں رہتا ہے، کیونکہ پہلے بھی جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تب بھی انویسٹیگیشن کرائی گئی تھی، تو ہمارے یہاں تو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا، کوئی بھی ذمہ داری لینے سے۔ اچھا، ابھی بھی میں کہوں گی کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ بھائی کیا ہے، مطلب آپ ٹھیک ہے آپ الزام دے رہے ہو لیکن پھر آپ اس کا پروف بھی دو۔ یہ بات بالکل بجا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اسپیشلی جو پاکستان کے جو آفیشلز ہیں اور بہت گورنمنٹ اور پولیٹکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس پورا یہ جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اس سے ایک چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اس وقت بہت آئسولیٹڈ ہے۔ مطلب پاکستان کی جو اوور آل امیج ہے دنیا کی نظر میں، وہ یہی جاتی ہے کہ بھائی اٹس اے ٹیررسٹ کنٹری۔ مطلب اب اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے اس اٹیک کی، کیا ہے، لیکن ایک اوور آل جو ایک ہسٹری رہی ہے، کیونکہ جتنی بھی پہلے جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کی طرف سے پہل کی گئی، اور پھر اس کا آپ کو پتا ہے کہ انجام بھی اچھا نہیں تھا۔
पाकिस्तान को हारना ही पड़ा था। तो इस तरह की जो पहले भी एक हिस्ट्री रह चुकी है, उसकी वजह से और फिर हमारे यहाँ मैं कहती हूँ कि जो जज़्बाती स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। देखिए भले आप स्टेटमेंट दो, ठीक है, आप लोगों का थोड़ा-सा जज़्बा बढ़ाना चाह रहे हो, आपका कुछ भी मकसद है। बट द पॉइंट इज़ कि आप अपना देखो कि आपका मुल्क कहाँ खड़ा है। अब ये एक हकीकत है कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है और ओवरऑल अगर आप इंडिया के जितने भी फॉरेन रिलेशंस देखें, जितने भी कंट्रीज़ के साथ, तो वो बहुत अच्छे हैं। और ये जो वाक़या हुआ है, इससे एक चीज़ बहुत एविडेंट हो गई है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है। इवन आप जिनके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, जिनके लिए आप इतना ज़्यादा मतलब जस्ट फॉर बीइंग मुस्लिम कि आप आपका जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आप इतना स्टैंड लेते हो फ़लस्तीन के लिए, तो वो भी आपके साथ नहीं खड़ा। तो ये एक बहुत मैं तो कहती हूँ ये बहुत वरीसम ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बात है, परेशान-कुन बात है पाकिस्तान के लिए। और अगर तो आप कहते हो कि ठीक है आप कह रहे हो कि ये फ़ॉल्स फ्लेज मतलब एक ऑपरेशन है, लेकिन अगर हम पहले भी हिस्ट्री देखें इंडिया की तो ये फिर बड़ी अजीब बात लगती है कि जितने भी वहाँ अटैक्स हुए क्या सारे ही इस तरह के फ़ॉल्स ऑपरेशन थे और अगर तो थे, अगर उनका फ़र्ज़ करें कोई मकसद है इसके पीछे, तो इन्होंने जब पहले इतना कुछ हो गया, बम्बई के अटैक हो गए, पुलवामा का हो गया, तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं कुछ कर लिया? अगर इनका मकसद यही था कि हमें कश्मीर को टेक ओवर करना है या पाकिस्तान में कोई अटैक करना है। लेकिन अब बात ये है कि क्योंकि पहले हिस्ट्री ऐसी रह चुकी है, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मैं तो कहती हूँ कि बहुत खतरनाक बात है और इसलिए उनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल जो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी ऑब्वियसली मैं उसको भी नहीं कहूँगी कि कोई मैं तो देखिए दोनों तरफ से जो इतनी बात हो रही है वॉर की, ये सब ये अच्छा नहीं है बिकॉज़ देखिए दोनों ही कंट्रीज़ ऐसे स्पेशली पाकिस्तान की तो इस वक़्त बिल्कुल वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतना आके सामने इस तरह से लड़े। ठीक है, इंडिया का भी है, उनकी भी अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो भी 10 साल पीछे चले जाएँगे अगर वो एक वॉर इस तरह से इनिशिएट करते हैं। बट अगर पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल देखा जाए तो मेरे ख़्याल से हमारे लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी बल्कि इस अटैक से भी पहले, अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ ने जो स्पीच की थी, मतलब ठीक है आपका टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे आपने पहले मैं तो उस चीज़ से एग्री नहीं करती। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की फाउंडेशन कोई सही थी, कि आपने एक टू नेशन बना के कि हम हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते, तो आपने एक अलग मुल्क बना लिया। अगर हम मुसलमानों को देखें और वो भी हमारे पाकिस्तान के, तो यहाँ तो मुसलमान एक-दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकते। शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, इतने आप लोगों के फ़िरके हैं, अहमदियों को तो आप लोगों ने पहले ही काफ़िर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि आप अभी तक उसी उसी जगह खड़े हो। मतलब अभी भी आपको रेलेवेंट रहने के लिए मतलब हमारी आर्मी को बात वही करनी है टू नेशन थ्योरी की, हिंदुओं से नफ़रत ये सब और फिर आप देखें कि आप ऐसी स्पीच दे रहे हैं और आपकी कंट्री में ऑलरेडी एक इमेज है कि आपकी माइनॉरिटीज़ प्रोसिक्यूटेड है। ये ऐसी बात है कि ये आप अब्रॉड में भी कहीं भी जाएँगे तो लोगों को पता है कि हमारे यहाँ कैसे जो माइनॉरिटीज़ हैं दे आर प्रोसिक्यूटेड। अहमदी हो गए, हिंदूज़ हो गए, फिर वो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का मामला, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन जब आपको पता है कि आपका ओवरऑल एक इमेज ऐसा बना हुआ है और आपकी एक माइनॉरिटी है जो दिन-ब-दिन कम हुई है। मतलब 20% थी जब पार्टीशन हुआ, अब बिल्कुल 1-2% पे आ गई है। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट लेने से पहले और वो भी जब आप आर्मी चीफ हो, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि आप हिंदूज़ के खिलाफ ठीक है, आप बोल लो कि आप हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते, बट आपकी अपनी माइनॉरिटी हिंदू है और वो दिन-ब-दिन कम हो रही है एंड दे आर प्रोसिक्यूटेड तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि आप जो बोलोगे वो आपका ओवरऑल इमेज जाएगा और फिर अगर जो आपका एक माइंड चल रहा है कि ठीक है ये हो सकता है ये फॉल्स ऑपरेशन हो, तो लोगों को इन्हीं चीज़ों को लेके बहाना भी मिलता है और फिर चीज़ें एग्रीवेट होती हैं। तो ये चीज़ों को लेके बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान तो इस वक़्त और अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा है कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, आर्मी चीफ हो गए, इवन लोग भी, दे आर इन डिनायल मतलब वो जब से ये वॉर की बात हो रही है तो दे आर जोकिंग। हालाँकि पाकिस्तान अभी जिस उस पे खड़ा हुआ है, दे कांट अफोर्ड कि वो कोई वॉर करेगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भले ठीक है इंडिया को उससे कुछ हासिल ना भी हो, लेकिन हम मज़ीद पीछे चले जाएँगी पाकिस्तानी अवाम। और भले मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन एक कंसर्न तो हमें रहता है लोगों के लिए, कि आप कुछ अलग क्यों नहीं सोच रहे? व्हाई अभी तक आप टू नेशन थ्योरी पे आपको मतलब आपको पाकिस्तान को लेके सिर्फ़ यही फ़ख़्र है कि आपने एक मुस्लिम कंट्री बना लिया। अब भले वो वहाँ आपके लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, वहाँ आपकी माइनॉरिटीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं और इस वक़्त पाकिस्तान एक अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए। आपके जो अरब्स हैं, यूएई में बैठे लोग, वो आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते, आपके वीज़े बैन हुए हुए हैं। सो यू आर ऑलरेडी नॉट एट गुड पोज़ीशन
اور پھر آپ اس پہ اس طرح کی اسپیچز دو اور یہ ساری باتیں. تو میں تو کہوں گی کہ پاکستان کے جو آفیشلز، پاکستان کے جو لوگ ہیں، دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ ان کے لیے ایک سچویشن بالکل الگ ہے. اور ابھی بھلے انڈیا نے کچھ کیا نہیں، پہل نہیں کی، لیکن یہ جو خاموشی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. چلے پہلے بالا کوٹ کا ہوا تو وہ تو آپ نے اسٹرائک کر کے، سرجیکل اسٹرائک کر کے معاملہ ختم کر دیا، برابر کر دیا. لیکن اب یہ جو اتنی خاموشی ہے اتنے دنوں سے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا ہسٹری سے، لوگوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا. دے آر ان کمپلیٹ ڈینائل. ان کو اگر اپنی ایک پوزیشن بنانی ہے تو ان کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اپنا جو اوور آل ان کے ایک ریلیجن کا ایک امیج بن چکا ہے کہ مسلمس کانٹ لیو ود اینی ون، تو آپ اس کو بجائے اسی چیز کو بڑھانے کے یو ول ہیو ٹو چینج یور سیلف. لیکن بات یہ ڈینائل، آپ جب تک ایکسیپٹ نہیں کرو گے اپنی پاسٹ مسٹیکس کو، کہ آپ نے جتنی بار بھی انڈیا پہ شروعات کی حملہ کرنے کی، وار انیشیٹ کرنے کی، آپ نے منہ کی کھائی، آپ اسے نہیں لرن کرو گے، آپ پھر اسی وار کی بات کرو گے اور پھر آپ آگے اس طرح کے بیانات بھی دو گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی تھنگ ول چینج. جی. میجر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو وار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر وار کی پاسبلٹی ہے، جس طرح دونوں کنٹریز کے درمیان ٹینشن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت بھی کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے؟ بڑا لوڈڈ سوال کیا آپ نے ایک دم کہ جی نیوکلیئر وار کی پاسبلٹی ہے. تو دیکھیں، یہ جہاں تک عریشہ کی بات ہے، میں ان سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقف ہے، یہ جو اوپینین ہے، اس کو ضرور سنا جانا چاہیے. اور وہ ایک کنسرن کے پوائنٹ آف ویو سے، مجھے ویسے معلوم نہیں ہے کہ عریشہ، آپ نے کہا کہ جی آپ کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، تو میں صرف سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کدھر سے ہے، جس تاکہ میں اس حساب سے بات کر سکوں. نہیں نہیں، میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے. پیدائش میری پاکستان کی، وہیں پلی بڑی ہوں میں. ابھی تو میں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ میں موو ہوئی ہوں یہاں پہ یورپ میں. میرا تعلق تو پاکستان سے، بھلے میں ابھی رہ نہیں رہی، لیکن آبویسلی کیونکہ میں پاکستانی اپنے آپ کو بھی کنسیڈر کرتی ہوں آبویسلی، تو ظاہری سی بات ہے. لیکن بھلے آپ کا پاکستان کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہ رہا ہو، لوگوں کے ساتھ، یا اوور آل جو آپ نے ایک بنا دیا، کیونکہ لوگ انفارچونیٹلی ہمارے جو ہے نا وہ نہیں بڑھ پا رہے آگے. ان کی ایک سوچ بن چکی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں چینج کر پا رہے. بھلے میری تلخ یادیں ہو پاکستان سے، کچھ بھی ہو، لیکن ایک کنسرن ہے مجھے کہ آپ پہلے ہی آپ اتنا پیچھے جا رہے ہو بجائے امپروومنٹ آنے کے مزید. تو یہ ایک کنسرننگ میرے لیے بھی بات ہے. اوکے، چلے گڈ، تھینک یو. تو دیکھیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا وطن ہے، آپ ایسوسیٹڈ تو رہتے ہیں، اور دوسرا ایز اے ہیومن بینگ پھر بھی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے سوچتے تو ہیں. تو میں ذاتی طور پہ رواں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عریشہ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور سنا جانا چاہیے. لیکن میں نا اس پہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیشہ ابتدا پاکستان کی طرف ہوئی ہے، اس کا جواب دوں گا. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو سوال تھا کہ کیا نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو میں اس کا بھی جواب دوں. تو میری اپنی ذاتی نظر میں میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بہت پیچھے جانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے رویے ایسے کیوں ہیں. وہ اس لیے کہ انسان سب ایک طرح کے ہیں، جیسے حالات کا سامنا کرتے ہیں اس کے حساب سے ان کے موڈ بنتے ہیں، ان کی بات چیت بنتی ہے، اور وہ سب کچھ بنتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب انگریز ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو مسلمان جو ہیں وہ بہت عرصہ اسی میں رہے کہ نہیں جی ہم ہی حکمران تھے، ہم ابھی بھی بادشاہ ہیں، اور وہ سب کچھ. تو اس کی وجہ سے مسلمان شروع میں تو انگریز سے بائیک آؤٹ کرتے رہے، اور پھر 101 سال کے بعد جا کے سر سید احمد خان جیسے ایک مولوی نما آدمی جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی انگریز تعلیم حاصل کرو، اور اس کے بعد مسلمانوں نے سیکھنا شروع کیا. تو میرے خیال میں کہ وہ تعلیم کا ایک 100 سال کا گیپ بھی پڑ گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں عریشہ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو ان کا کچھ عکس نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس ہندوستان سے مطلب ایک پاکستان نے جنم لیا کہ پاکستان ایک ملک بنا. تو میرا خیال میں کہ خوف بھی بہت تھا پاکستان کے اندر، یا پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر، کہ جی ہم جو ہے وہ پتہ نہیں چل پائیں گے، نہیں چل پائیں گے، کیسے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے، اور وہ سب کچھ. اور اس کے بیچ میں پھر انڈیا کا ایک غصہ بھی تھا کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا، وہ سب کچھ. اور پھر 1971 کے اندر جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر انڈیا شامل نہ ہوتا تو بنگلہ دیش پاکستان سے شاید علیحدہ نہ ہوتا.
لیکن انڈیا نے بھرپور مدد کی اس ٹائم پہ، صحیح وجہ سے کی، غلط وجہ سے کی، وہ انڈیا جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہمارے معاملات میں انہوں نے براہ راست دخل دیا اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا اور پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی اس کو بھی سامنے رکھیں کہ انڈیا کی ڈائریکٹ مداخلت کی وجہ سے پاکستان کا بٹوارا ہوا۔ اچھا، اب یہ بات بالکل درست ہے کہ جناب ہمیں آگے کی جانب دیکھنا چاہیے، اور دوسرا ان کی یہ بات بالکل درست ہے ریشا کی کہ جی مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں گے تو پھر آپ آئسولیٹڈ فیل کریں گے، لوگ آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا گھبرائیں گے، ہچکچائیں گے۔ تو مذہبی بنیادیں رہنمائی کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کی مطلب اچھی باتوں پہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن صرف مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ کو نہیں رہنا چاہیے، وہ آپ کو دنیا کا ایک پورا ویو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، جنرل عاصم منیر کی جو تقریر ہے وہ اصل میں بہت زیادہ وہ ہوئی، تو میرے خیال میں کہ جنرل عاصم منیر نے، جو میری اپنی ذاتی نظر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف اتنی بات بیان کی کہ جناب اس بنیاد کے اوپر ہم تقسیم ہوئے تھے اور یہی بنیادیں تھی جس کی وجہ سے، اور یہی کہانی جو ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ بھئی ہم کیسے تقسیم ہوئے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں سے وہ جو نقطہ نکالا گیا ہے کہ جی ہندو کو مار دو یا ان کو اڑا دو یا یہ سب کچھ، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کا اس جانب اشارہ تھا۔ میرا خیال میں وہ زیادہ کنسرن تھے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کو ایڈریس کریں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جی جنگیں تمام پاکستان نے سٹارٹ کی، یہ الزام ضرور لگتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان نے کی ہوں گی، لیکن پلیز سمجھیے کہ سمجھوتا ایکسپریس میں اتنے زیادہ لوگ جلا دیے گئے، بعد میں پتہ چلا، اور وہ تحقیق نے، جرنلسٹ نے ثابت کیا، اس پہ کتابیں بھی موجود ہیں کہ وہ مشتعل ہندو تھے جو ہٹ درم تھے یا جو زیادہ ہارڈ لائنرز تھے، اور ان کی وجہ سے وہ ہوا۔ یہ اسی طرح جب کلنٹن صاحب نے 2000 میں پاکستان کا، یہ انڈیا پاکستان کا دورہ کیا، تو اس ٹائم پہ ایک جگہ تھی کشمیر کے اندر چٹی سنگھ پورہ، تو وہاں پہ سکھ قتل ہوئے 35 کے قریب، اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا۔ کلنٹن صاحب اس وقت انڈیا میں موجود تھے، پھر بعد میں لوگوں نے تحقیق کی، اس پہ امریکن جرنلسٹ کی بھی کتابیں ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ بس ساؤتھ انڈینز تھے کہ جنہوں نے وہاں پہ آ کے یہ کاروائی کی تھی اور چٹی سنگھ پورہ میں وہ قتل کیا تھا۔ اب کون لوگ تھے، انہوں نے کیا اس سے مقصد حاصل کرنے تھے، یہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے۔ اور یہی کہ ابھی جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، ان کا دورہ جاری تھا، تو اس دوران پھر یہ ہو گیا۔ تو میری ذاتی نظر میں کسی نے پرانا چھاپا استعمال کیا اور اس کے مطابق یہ سرے، لیکن عریشہ کی یہ بات درست ہے کہ میں بار بار مختلف فورمز پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تینوں جو اس فورم پہ موجود ہے، اگر ہم بھی کچھ پیسے جمع کر لیں تو شاید ہمیں بھی 5-6 لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو چاہے ادھر گولیاں چلا دیں چاہے ادھر گولیاں چلا دیں، اور اس کے اوپر کیا اسی طرح بھڑک کر دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اور جبکہ آپ کی آبادی جو ہے وہ دنیا کی ایک سگنیفیکنٹ آبادی ہے، 25 کروڑ یہاں پہ ہیں، کوئی 1 ارب سے زیادہ وہاں پہ ہے، تو مطلب کیا 1.5 ارب لوگ جو ہے چاہے وہ ہندو مسلمان دونوں ہوں، کیا ہم نے ایک دوسرے کو مار ہی دینا ہے؟ اور پھر رباہا آپ کا سوال، تو دیکھیے اگر 2025 میں بیٹھ کے رباہا آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ بھائی کیا یہ جنگ نیوکلیئر ہو جائے گی، تو اسی میں آپ کا جواب ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں کیوں آ رہا ہے، یہ سوال آپ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سوال آپ اسی لیے کر رہی ہیں نا کہ دونوں سائڈوں پہ اچھی طرح معلوم ہے کہ بھی دونوں کے پاس نیوکلیئر ہے، اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ 1945 میں لاسٹ ایک ہی دفعہ انسانی تاریخ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوئے تھے، 2 بم گرائے گئے تھے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ، اور وہ بھی جب جنگ ختم ہو رہی تھی۔ تو 1945 سے ابھی تک آپ گن لیں تو 60 اور 20، تو یہ دیکھ لیں کہ 80 سال ہو گئے ہیں، کسی نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی جرت نہیں کی، وہ اس لیے کہ 2 لاکھ لوگ اسی ٹائم پہ مر گئے تھے، اور اس کے بعد کتنے سال وہاں پہ وہ معذور بچے پیدا ہوتے رہے، لوگ جو ہے کاشتکاری نہیں کر سکے، مطلب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اور آج جو بم ہیں وہ اس سے 5000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر اس ٹائم پہ تو 2 لاکھ لوگ مرے تھے، ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کراچی، ممبئی، دلی، لاہور جیسے کسی بڑے شہر کے اوپر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر بم گرا تو ایک ہی بم میں چند ہی سیکنڈ کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ مر جائیں گے۔ یہ تو وہ مر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کتنے ہیں کہ جو معذور پیدا ہوں گے، کتنے عرصے وہاں پہ آپ جو ہے وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے، 20 30 سال۔ اور وہ پھر دیکھیں جاپان تھا، دوسری طرف امریکہ تھا، تو انہوں نے تو پھر بھی ہمت کر کے
फंड्स दे के, लोग भेज के, तो वहां पे मतलब उन्होंने उसको अंडू किसी हद तक कर लिया, लेकिन फिर भी 10, 20, 30 साल, 40 साल लगे। तो जापान तो अभी भी आप पूछे ना तो वो कहेंगे कि जनाब खुदा का नाम लें कि आपने मुंह से ये लफ्ज कैसे निकाला है कि आप सोच भी रहे हैं कि हम न्यूक्लियर का कोई, यहाँ पे तो अरीशा की यह बात दुरुस्त है कि जी हर दूसरा आदमी जो है जिसके पास कोई थोड़ी सी पोजीशन है तो वो यहाँ से नारे लगा रहा है, उधर से भी नारे लग रहे हैं कि जनाब खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो मैं उनकी इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपको अपनी पोजीशन को देखना चाहिए। हाँ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि बावजूद अपनी तमाम खामियों के, जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ी तेजी के साथ तमाम मुल्कों से रब्ता किया और अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई किया। मेरे ख्याल में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उस साइट के ऊपर थोड़ी सी जो उन्होंने ज्यादती की, वो ये ज्यादती की कि उन्होंने फौरन ही पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, और मेरा ख्याल में उसी की वजह से उनको मुश्किल पेश आ रही है। क्योंकि जब इधर से लोग कह रहे हैं कि जनाब आप न्यूट्रल इंक्वायरी करा लें, तो फिर ये मुतालबा बड़ा दुरुस्त लगता है। मतलब जो बड़े मुल्क हैं दुनिया के, चाइना है, अमेरिका है, वो कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन करा लें, आप आज नहीं महीने के बाद हमला कर लीजिएगा। मतलब पाकिस्तान कौन सा कोई कहीं माइग्रेट कर रहा है, बॉर्डर्स आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज इसको क्वालिफाई तो करें ना कि किस तरीके से। तो मेरा अपना जो समझ है उसके मुताबिक ये है कि वो इंडियन कमेंटेटर्स खुद कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन का है, और वो ये जो वक्फ बिल पास हुआ है जो मुसलमानों को उस पर बड़ी तकलीफ है, उससे तवज्जो हटाने के लिए है। ये जो कश्मीर है इसमें 370, 35A हटाने के बाद बीजेपी का क्लेम ये था कि जनाब ये हटा देंगे तो सब सेट हो जाएगा। तो उसके ऊपर बड़ा मसला है, क्योंकि कश्मीर पहले स्टेट था, अब वो यूनियन टेरिटरी है, काफी सारे हकूक खत्म हो गए हैं, काफी सारी पावर्स खत्म हो गई हैं, तो कश्मीरी खुद चाहते हैं कि वापस वो स्टेट बने। तो मेरा मेरा अपना ख्याल ये है। और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश का मसला, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि सबने धमकियां दी, उसके बाद बड़ी अच्छी बात है कि सबको अच्छी तरह समझ आ गई है कि क्या है। तो मेरा ख्याल में मैं तो थोड़ी सी जो तरमीम रिक्वेस्ट करूंगा अरीशा से कि वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, एंड शी हैज अ राइट टू हर ओपिनियन, कि वो इसको जरा देख लें कि क्या ये जो वो कह रही थी कि ये चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, तो क्या वो इस कमेंट से एग्री करती हैं कि इंडिया में भी बड़ी माजरत के साथ यही शिद्दत जिससे वो कह रही है कि पाकिस्तान को वो होना चाहिए, वो अब उधर बढ़ती जा रही है। और इंडिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जो प्रोग्रेसिव कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अब सेक्युलर नहीं रहे, हम अब एक हिंदू स्टेट बनते जा रहे हैं, और हम ये हिंदू स्टेट बनेंगे, हमारा अपना नुकसान होगा। और अरीशा की प्रिंसिपली ये बात ठीक है कि जनाब जब आप मजहबी बुनियादों के ऊपर अपनी सोसाइटी को वो करेंगे तो आपको तनाई भी मिलेगी, आपको शिद्दत भी मिलेगी, आप अपना नुकसान भी उठाएंगे। तो मेरा ख्याल में कि मॉडरेशन, दूसरे की बात सुनने का हौसला, दूसरे की बात तवज्जो से सुनना, और उसके बाद फिर एक सेल्फ मतलब उस पर डिस्कोर्स करना और उसके बाद समझना, तो ये उनकी बातें मैं तो इनसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन न्यूक्लियर जंग का जो आपका सवाल था, वो आपका सवाल ही ये साबित करता है कि आप अभी एक देखे ना यंग लड़की हैं, खातून भी मैं आपको नहीं कह सकता, तो आप एक यंग लड़की हैं। अगर एक यंग लड़की जो पाकिस्तान में अपनी जिंदगी शुरू कर रही है, वो इस तरह की सारी बातचीत सुन रही है, और इस उम्र में आपको ये सवाल करना पड़ रहा है मुझसे कि जनाब न्यूक्लियर जंग का क्या खतरा है या नहीं है, तो ये इन इटसेल्फ एक एक सोचने का मकाम है कि जी इंडिया में भी लोगों को सोचना चाहिए और पाकिस्तान में भी लोगों को सोचना चाहिए। और फिर हम बॉर्डर तो बदल नहीं सकते। अभी अरीशा कह रही है कि मैं यूरोप में हूं, तो उनसे पूछें कि वो यूरोप में होंगी, बहुत अच्छा वहां पे कर रही होंगी, लेकिन दिल फिर भी अपने वतन की तरफ जाता है, अपने मुल्क की तरफ जाता है, अपने लोगों की तरफ जाता है। और इंडिया की जबान पाकिस्तान की जबान, इंडिया के खाने पाकिस्तान के खाने, मतलब कल्चर, हम एक दूसरे के जोक्स को समझते हैं। यहाँ पे अभी आप किसी इंडियन को ले आए, वो आसानी से सारी बात समझेगा, हम उसकी बात समझेंगे। तो मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा कॉमन ग्राउंड है, और तवज्जो कॉमन ग्राउंड की तरफ होनी चाहिए।
अरीशा मैम, मेरा आपसे भी सवाल है कि आप क्या समझती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप वहाँ पर बैठकर पॉलिटिक्स को देख रही हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि सियालकोट वाली साइड पे बॉर्डर्स पे पाकिस्तान फोर्सेस और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान जो है वो अ, जंग वाली सूरत हाल ही है, और दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं, एक तरह से देखा जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि ये वॉर, न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है, और क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए और न्यू इसके साथ जी। अरीशा, आप मेजर साहब को काउंटर भी कर सकती हैं। जी, जी, बिल्कुल। देखिए आपने जो न्यूक्लियर वॉर का सवाल किया उस तरफ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए एंड आई डोंट नो कि ये दोनों साइड से क्यों इस तरह से थ्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान का भी अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करने में पीछे रह गया है बहुत सी चीज़ों में। आप इकोनॉमी को देख लें, आप ओवरऑल अपना एजुकेशन देख लें, तो जब भी पाकिस्तान की बात होती है ना, तो आप नोट किया करें कि पाकिस्तानी सिर्फ़ एक बात ही पॉइंट आउट करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। और यहाँ पे भी न्यूक्लियर वेपन की बात शुरू हो गई कि भाई ठीक है हम न्यूक्लियर पावर है। मेरे ख़्याल से तो अहमकाना ही मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा पाकिस्तान में, इंडिया में ये एक हमारी जो है ना ओवरऑल कल्चर जो है पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी इसमें ये है बड़बोलापन कि आप बोल दो कि ठीक है हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएँगे। बट आई डोंट थिंक सो क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ऐसे आई डोंट थिंक सो कि होगा। बट बात यही है कि ये वो चीज़ें जो है ना ये मुझे उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आ रही। लाइक मुझे लग रहा है कि अगर ये कुछ शुरू हुआ भी तो काफ़ी अरसे तक एक वॉर की या टेंशन वाली सूरत-ए-हाल तो रहेगी। बाकी अगर देखा जाए देखिए एक और बात जैसे मेजर रज़ा ने कही थी कि जो वहाँ पर एक्सट्रीमिज़्म हिंदुइज़्म को लेके बढ़ता जा रहा है। असल में देखिए बात ये है कि अगर मैं इस पे थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मैं तो खुद एथियस्ट हूँ, मुझे तो इस्लाम छोड़े हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। तो मैं इस हवाले से मैं ये बात कहूँगी कि देखिए बात ये कि आप नोट करें कि नॉट जस्ट इंडिया, आप वेस्ट में भी जाएँ तो एक ओवरऑल एक माहौल बनता जा रहा है कि लोग ज़्यादा कंज़र्वेटिव होते जा रहे हैं, राइट विंग हर जगह ही एक्टिव है। मैं भी यूरोप में हूँ, तो यहाँ भी राइट विंग एक्टिव होती जा रही है। देखिए, उसकी वजह ये है कि आप देखिए जितने भी रिलिजन्स हैं ना इस टाइम पे, तो उस इस वक़्त सबसे जो रेडिकल आइडियोलॉजी है वो इस्लाम की है। एंड अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा है कि जहाँ भी मुस्लिम्स जाते हैं, इवन इफ दे आर इन माइनॉरिटी या वो थोड़ा-सा भी मेजॉरिटी में ग्रो करने लगते हैं, तो दे वांट टू सीक डोमिनेंस। मतलब उनको एक होता है कि भई अब हम यहाँ शरिया लॉ ले आएँ या हम अपनी मर्ज़ी का एक लॉ ले आए और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ बड़ी अजीब-सी है जो मैं खुद भी नोट करती हूँ, इवन आप ओवरसीज़ भी मुसलमानों को देख लें हमारे, भले पाकिस्तानी हों या दूसरे कंट्री से, उनकी लॉयल्टी आपस में रहती है लाइक यू नो विद मुस्लिम यूनिटी या मुस्लिम उम्मा के साथ। उनमें वो नेशनलिज़्म उस तरह से नहीं पाया जाता, जैसे एक आप इंडियन को देखेंगे, जितना वो नेशनलिस्ट है। अब आप देखा करें कि हमारे मैं तो अक्सर मैं मेरी कभी बात भी होती है अपने पाकिस्तानी जिन दोस्तों के साथ मैं पली-बड़ी हूँ, रही हूँ, तो आप देखा करें कि इनको फ़लस्तीन का दर्द ज़्यादा सताता है, हालाँकि आपका अपना कंट्री इस वक़्त बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है। अब देखिए आपकी जब जब आपका इंटरनली जब आपके मसले होते हैं ना, तो तब दूसरा भी फिर फ़ायदा उठाता है उन चीज़ों के। जैसे आपने बांग्लादेश की बात की, ठीक है? तो वहाँ भी आपको पता है कि किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो इलेक्शंस में आने वाले थे, प्राइम मिनिस्टर उनको बनना था और कैसे भुट्टो ने आके अभी भी आप देखें कि नहीं है बलूचिस्तान के जो बलोची लोग हैं, वो खुद नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ रहना। मेरी भी कभी अगर कोई बलोच मुझे मिल जाए, बलोच क्या कश्मीरी, मैं तो खुद अगर बताऊँ तो मेरे फादर आर्मी में थे। तो मेरा तो अपनी बहुत रही है मतलब इधर-उधर सेटलमेंट और मुझे याद है मेरा बचपन खुद कश्मीर में गुज़रा था। तो मुझे याद है कि वहाँ एक नफ़रत पाई जाती थी, एक ताज्जुब पाया जाता था एंड स्पेशली अगर आप बता दो कि भई आप तो आर्म्ड फोर्सेस से आपका ताल्लुक है। तो आपसे तो एक तरह से वो दुश्मन की तरह बिहेव करते थे, उनको मतलब वो खुद कहते थे वहाँ तो मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ अगर आपको कंट्री बताना होता था ना, बच्चों से पूछो आप छोटे बच्चों से भी कि भई आपका क्या कंट्री है? तो वो कहते थे नहीं हम कश्मीर से हैं, हम बस कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहते। तो आप देखें कि आपके इंटरनली इतने मसले हैं, आप जितने भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है, आप उनको यूटिलाइज़ करते हो, सारा कुछ जाके मिलता पंजाब को है, पंजाब उससे बेनिफिट उठा रहा है। कराची की आप हालत देख लें, मैं तो खुद अभी लास्ट टाइम कराची में रह रही थी। तो वहाँ आप देख लें जिस तरह जैसा है वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कोई तब्दीली, कोई डेवलपमेंट, कोई कुछ नहीं है। आपकी पॉलिटिकल अगर सिचुएशन देखा जाए तो आपकी कोई पार्टीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब क्या मतलब अब देखिए हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे याद है एक टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जब बने थे प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने बड़ा मज़ाक भी उड़ाया था कि भई चाय वाला बन गया। ठीक है, चाय वाला बन गया, लेकिन क्या हमारे पाकिस्तान में कोई आ सकता है, कोई नॉर्मल आदमी खड़े होके?
इलेक्शंस में या आ सकता है सामने लीडरशिप में, नहीं आ सकता। अनफॉर्च्युनेटली 2-3 खानदानों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो हमारे अपने इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हमारी पॉलिटिक्स को देख लो आप, फिर इमरान खान पीटीआई वाली जो एक सिचुएशन है वो तो एक अलग ही है। लेकिन आप इंटरनली देख लें कि जो आपका बलूचिस्तान के लोग हैं, वो वैसे ही नहीं खुश हैं। पंजाबियों से उनको नफ़रत है, फिर आपके कश्मीर में भी लोग खुश नहीं हैं, तो इंटरनली जब आपके इतने प्रॉब्लम्स हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान तो जब से बना है, आप देखें कि वो कभी भी अपने सही तरह से अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाए। और अगर देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछो, और अब तो मैं क्योंकि एथियस्ट हूँ, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि उसकी फाउंडेशन ही गलत थी। अगर अभी भी शायद आप उसको शायद सेकुलर कंट्री बना दो, तो मेबी के लोगों के रवैये में भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। वरना आप पाकिस्तान के जो हालात देखो, मैं तो हैरान होती हूँ। और आप स्पेशली नॉट सिर्फ ये हमारी जो मतलब मिलिट्री है, वहाँ पे इश्यूज़ हैं लोगों में, लेकिन अगर आप हमारा जो बाकी जो मुल्ला वगैरह है, आप टीटीपी देख लो, टीएलपी जो इतनी एक्टिव हुई हुई है, इतने सारे आपके मतलब मुल्क में इश्यूज़ हैं, तो वो तो जब इंटरनली इतना प्रॉब्लम हो और लोग पहले ही इतने अनसेफ महसूस कर रहे हो और लोगों की आपस में पहले से ही ना बन रही हो। आपका जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि हम सारे मुस्लिम्स हैं, वी आर वन नेशन, तो वो ऐसा नहीं है। मतलब आपने उर्दू एक बना दी, ठीक है जी, नेशनल ज़बान है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। हमें तो ख़ैर हम पंजाबी, हमें तो फिर भी उर्दू सिखा दी जाती है बचपन से, और हमें पंजाबी तो मुझे आती भी बहुत टूटी-फूटी सी है। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, आप बलोची देख लें, तो वो नहीं बोलेंगे उर्दू। आप पश्तो के लोगों को देख लें, आप तो आपका ओवरऑल जो मुझे लगता है पाकिस्तान का एक आइडिया था, वो इटसेल्फ बहुत वीक आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान बना, और वो बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को सस्टेन कर पा रहा है। और फिर जब आपके अपने हालात ऐसे हों, तो फिर अभी आप अभी आप हालात देख लें, अभी आप मेजॉरिटी हमारे पॉलिटिशियंस को देखें या हमारी जो मिलिट्री है, दे ऑल आर लाइक डुअल नेशनल। और अब ज़्यादा तो मैं देख रही हूँ कि लोग परेशान इस वजह से हैं पाकिस्तानी, कि ये अभी वॉर की जब सिचुएशन बनी है, एंड चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया इस वक़्त ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान से। तो लोगों को ये बहुत डर है, और लोग मुझे भी जो शिकायत करते हैं, वो ये करते हैं कि ये तो आर्मी चीफ तो गायब हो गए, उनका तो पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। और अब उनको लग रहा है कि ऑब्वियसली आपके पॉलिटिशियंस, उनका भी ऐसा ही होता है। उन्होंने पाकिस्तान में ना अपनी जायदादें छोड़ी हैं, ना अपनी कोई औलाद छोड़ी है। आज अगर पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात होते हैं, इंडिया बिल्कुल घुस जाता है या क्या करता है, आई डोंट नो, तो ये लोग तो सब भाग जाएँगे। फिर हम क्या करेंगे पाकिस्तान? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इतने इश्यूज़ होते हैं ना, जब आपको पता होता है लोगों को कि हमारी जो ऊपर बैठी हुई है क़यादत, वो ही हमारे साथ नहीं है सिंसियर, तो फिर बड़ा आसान होता है किसी तीसरे के लिए आके उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना, अगर वो चाहता है, जैसे आपने बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल दी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ऐसी है। और फिर मैं इसमें कहूँगी कि देखिए लोगों का मैं तो ये कहूँगी कि इसको बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई हूँ, तो हमारे अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है। हिंदुओं से नफ़रत और यहूदियों से नफ़रत तो हमें बचपन से ये सिखाई जाती है। हालाँकि हमें उससे हट के अब सोचना पड़ेगा, लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं हैरान होती हूँ, क्योंकि हमारे लोग आप देखा करें तो ये डिल्यूज़नल मालूम होते हैं। आप कभी पाकिस्तान से बाहर लेके देखो, तो लोग इस बात पे हँसते हैं कि भई इनको फ़लस्तीन से क्या है? फ़लस्तीन, अरब तो इनको पूछ नहीं रहे हैं। फ़लस्तीन तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को नहीं पूछेगा, जो अरब ममालिक है वो तो आपको मुसलमान नहीं मान रहे, लेकिन आप अंधाधुंध फ़लस्तीन के पीछे इतने पागल हो। और मैं जब कभी डिस्कस करती थी लोगों के साथ कि भई देखिए आपकी अपने कंट्री में इतना ज़ुल्म है, मॉब लिंचिंग हो जाती है यहाँ पे लोगों की ब्लास्फेमी के नाम पे, फिर पारा चनार में जो जेनोसाइड हो रहा है शिया का, उस पे लोग नहीं बोलेंगे, उनको चौथी जगह फ़लस्तीन के साथ। तो आई थिंक लोगों की ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान को, भले वो मुल्क रहे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, बट उसको सेकुलर अगर किया जाए, तो आई थिंक लोगों के रवैयों में बहुत तब्दीली आएगी, उनकी एक सोच बदलेगी। और मेरे ख़्याल से अगर आप एक एग्ज़ाम्पल भी लो, तो जितने भी मुल्क हैं, भले इंडिया कह रहा हो कि हम ठीक है एक हिंदू स्टेट बनाएँगे, जो भी है, लेकिन एग्ज़ाम्पल यही हमेशा अच्छी रही है कि एक जो सेकुलर कंट्री है, दे आर मोर सक्सेसफुल। वहाँ लोग भी ज़्यादा खुशहाल हैं और ओवरऑल थिंग वैसे जा रही है। लेकिन हाँ, ये है कि एक एक्सट्रीमिज़्म का देखने में आया है। इंडिया में भी, नॉट जस्ट इंडिया, वेस्ट में भी। और उसमें भी अगर आप देखो, तो एक एलिमेंट पाया जाता है कि उनको मुस्लिम से, इस्लाम से, क्योंकि उनको एक लगता है कि एक रेडिकल किस्म का मज़हब है। इसीलिए आप देखोगे कि वेस्ट में भी ना अब लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इवन कुछ मैं जिनको जानती हूँ, जो कुछ मेरी एथियस्ट फ्रेंड है, दे हैव टर्न इंटू क्रिश्चियंस, कि हम क्रिश्चियनिटी की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम इटसेल्फ एक बहुत रेडिकल आइडियोलॉजी। इस वक़्त अगर देखा जाए, तो बाकी रिलिजन्स ने अपने आप को रिफ़ॉर्म किया है, वो थोड़ा-सा बेहतर चीज़ों की तरफ, वो ये अब
اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ ریلیجن کے اوپر دھیان نہیں دیتے. بٹ انفارچونیٹلی اوور آل جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی ایک سوچ الگ ہے کہ وہ مسلم یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں, پھر وہ جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی آئی ڈونٹ نو ان کی نہیں ہوتی اپنے مطلب جہاں بھی رہیں گے, ویسٹ میں بھی آ کے رہیں گے تو اپنے کنٹری کے ساتھ وہ لائل نہیں ہوں گے, ہاں اپنی امہ کا سوچتے رہیں گے وہ لوگ. تو ان چیزوں کو لے کے وہاں پہ بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ریڈیکل ہونے کی, ہمیں بھی کنزرویٹیوزم کی طرف آنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کو فائٹ بیک کر سکیں. اور ان کو لگتا ہے کیونکہ وہ ویسٹ سے ایگزامپل پکڑتے ہیں کہ یہاں جو لبرل جو طبقہ تھا یا جو لبرل کمیونٹیز تھیں, جو لیفٹ تھا, اس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑھاوا ملا ہے اور ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ بھئی یہ تو شریعہ لا یا اس طرح کی چیزیں نہ لیں. ابھی بھی آپ دیکھو انڈیا میں تو میں یہ اکثر ان کی جب سنتی ہوں لوگوں کو, پولیٹیشینس کو بھی, اس کے علاوہ عام بھی اگر آپ ان کے یوٹیوبر سنیں تو ان میں ایک ڈر ہے کہ بھئی یہاں تو مسلم میجورٹی میں مطلب مسلم گرو کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس میں سے جب ایک اور نیا پاکستان نکل آئے گا. تو دے آر مور انٹو دس. اور پھر اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھو نا تو چیزیں بہت انفیئر بھی رہی ہیں. انفیئر ان سینس کہ اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھو, میں تو خود پاکستان میں پلی بڑی ہوں, تو آپ دیکھا کریں کہ بہت بائسڈ ہماری ہسٹری ہے جہاں پہ صرف جو انویڈرز تھے, اسلامک انویڈرز, ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. ہمیں اپنے خطے کے جو ہیروز تھے, لوگ تھے, ان کے بارے میں نہیں پتا. بھگت سنگھ ہو گیا, رنجیت سنگھ ہو گیا, ان کے نام سنے میں, رانا سانگا, ان کے تو نام میں نے ابھی آ کے سنے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے, یہ ان کے بارے میں آپ کو نہیں پڑھایا جاتا. سم ہاؤ چلے ٹھیک ہے, پاکستان تو آپ نے بنایا ہی اسلام کی بیسس پہ, لیکن انڈیا میں بھی جن لوگوں سے بھی میرے تعلقات ہیں, بات چیت بھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سافٹ مسلم مطلب اس کو کنٹری بنایا گیا تھا. اور ہماری بھی اگر آپ ہسٹری بکس چیک کریں تو اس میں ایک بالکل اریز کیا گیا ہے چیزوں کو, یعنی کہ مغلس کو پڑھائیں گے, ایمپرر. اب میں آپ کو بتاؤں تو میرا تعلق چکوال سے ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ تو پیچھے سے راجپوت تھے, اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ابھی بھی وہاں پہ فورٹ موجود ہے, لیکن کبھی بھی آپ راجپوت ڈائنیسٹی, ان کے جو ایمپررز تھے ہندو کیونکہ وہ تھے, ان کو آپ نہیں ٹچ کرو گے, ان کو آپ نہیں پڑھاتے. آپ مغلس کو گلوریفائی کرو, یہ چیزیں کرو, یہ سیم چیز انڈیا میں ہو رہی ہے. تو سم ویئر لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ بن گیا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ انفیئر ہوا, اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے فائٹ بیک تو یہ پھر دوبارہ یہاں پہ ایک اور پاکستان نکل آئے گا انڈیا سے. اور یہ لوگوں کی ہے مینٹالٹی, یہ لٹرلی لوگوں میں خوف ہے. تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے وہ بالکل ہی جو ہے نا اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے بالکل ایکسٹریمزم کی طرف, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو اسٹیٹ بنا دیں گے. تو یہ اس طرف چیزیں جا رہی انفارچونیٹلی. اور میرا نہیں خیال کہ جہاں پہ اتنا زیادہ بھی مطلب آپ چلے جاؤ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف, تو وہ کبھی بھی بہتر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. جی جی. میجر صاحب اینڈ پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, اور عریشہ کو آپ کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں کوئی کسی کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتا. میں تو بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں اگر مجھے کوئی مطلب سمجھنے کا موقع ملے یا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو وہ کریں. تو اب انہوں نے اپنی بات چیت میں نا بہت سارے ٹاپکس کور کر دیے. انہوں نے ایک طرف سیکولر کی بات کی, پھر ٹی ایل پی کی, پھر اس کے بعد لنچنگ کی, پھر جنرل عاصم منیر کی کہ جی وہ غائب ہیں. تو پہلے چلے, میں چونکہ فوجی ہوں تو بڑے ادب کے ساتھ میں جنرل عاصم منیر کا آپ کو بتا دیتا ہوں. جنرل عاصم منیر جو ہے آج ٹلہ رینجز پہ تھے, وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے آرمی کی ایک ایکسرسائز دیکھی. اور دوسرا, میں بڑے ایمانداری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اور کوئی غائب ہو یا نہ ہو, لیکن جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ادھر ہی ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت سچویشن ٹینس ہے تو وہ اپنے ٹروپس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. میری یہ ذاتی اوپینین ہے, کوئی عریشہ بے شک اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن میری اپنی ذاتی اوپینین ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مڈل کلاس آرمی ہے, اور اس مڈل کلاس آرمی میں جو افسر جوان ہیں وہ بڑی محنت سے, بڑی توجہ سے اپنی ڈیوٹی عبادت سمجھ کے ادا کرتے ہیں. ہاں, یہ اچھی بات ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ عریشہ کی جو نظر ہے وہ چلے انہی کے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں کہ ان کی ایک سیکولر نظر ہے. اور سیکولر نظر میں مجھے یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ جو کنزرویٹزم جس کو کہتے ہیں یا تنگ نظری جس کو کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا کا ٹیمپریچر جس طرح بڑھ رہا ہے نا وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, تو اسی طرح لوگوں کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے. اور ہر جگہ پہ یہ تنگ نظری, شدت پسندی اور ہارڈ لائنر, اور پھر یہ وہاں پہ جس طرح کہیں پہ کرسچینٹی ہے, کہیں پہ جیوازم ہے, کہیں پہ کوئی اور ریلیجن ہے, تو وہ فار رائٹ کا آ رہا ہے عنصر. اور آپ یہ اسی وجہ سے دیکھ رہی ہوں گی کہ فرانس میں آلموسٹ وہ لوگ گورنمنٹ بنا گئے تھے, لیکن پھر بڑی مشکل سے ساری جو اپوزٹ سائڈ تھی ان سب نے بڑے مشکل سے مل کے اس کو وہ کیا, اور ابھی بھی انہوں نے بین کر دیا ہے
लपेन को कि जो फ्रांस की एक अपोजिशन लीडर हैं कि जो हार्ड बैनर कंसिडर की जाती है, इसी तरह रोमानिया में उन्होंने बैन किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दुनिया का टेम्परेचर और कंजर्वेटिज्म जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन एक दो क्लैरिफिकेशंस हैं कि जो मैं देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि उसको ऑडियंस भी देखे और अरीशा भी देखें। देखें, एक तो मैं ये कहूंगा कि मुझे बताएं कि 56 इस्लामिक मुल्क हैं, तो उनमें से कौन सा इस्लामिक मुल्क है कि जहां पे आप कह सकती हैं कि वहां पे शरिया लॉ है। तो ये अगले दिन एक हिंदू कमेंटेटर ने भी मेरे साथ बहस की थी, और मैंने उनसे यही बात की थी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में शरिया लॉ लाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में शरिया लॉ है, और इसके अलावा क्या 56 मुल्कों में कहीं शरिया लॉ है। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरा इस्लाम से ताल्लुक है। तो जवाब ये है कि कहीं पे भी शरिया लॉ मौजूद नहीं है। हाँ, किसी ने उसको कहा है कि जी मैंने 10% लगा लिया है, किसी ने कहा मैंने 50% लगा लिया है। पाकिस्तान में भी शरीयत कोर्ट्स अलहदा हैं, दूसरी कोर्ट्स अलहदा हैं, तो उसके ऊपर अब उन्होंने लोगों के लिए सहूलत ये कर दी है। क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग का निजाम है या नहीं है? जवाब है कि जी बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने सहूलत निकाल दी है कि जी इस्लामिक बैंकिंग कर दिया है, कुछ और कर दिया है, ताकि लोग जो उधर ज्यादा अटैच्ड हैं उनको कोई रास्ता इस्लामिक बैंकिंग इस तरह कर। लेकिन मुकम्मल तौर पर शरिया लॉ की नहीं। मैं फिर वो ये कह रहे थे कि जी कोई मुसलमान मुल्क बता दें कि जहां पे सेकुलरिज्म हो। तो बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं कि जिनके आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो सेकुलर है। टर्की है, उसमें अजरबैजान है, अल्बानिया है, इस तरह के कई और। लेकिन मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो ये है कि भले आप लिख दें कि आप सेकुलर हैं, लेकिन आप बना रहे हो या बन गए हो एक हिंदुत्व राज, तो क्या फायदा उस सेकुलरिज्म का। तो मेरे ख्याल में कि इंसानों के मिजाज बदलते रहते हैं, जो मुआशरों के मिजाज हैं बदलते रहते हैं। मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि आप किसी मुआशरे को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाएं, तो फिर उनको वहां से वापस लाना एक बहुत कठिन और मुश्किल काम होगा। आपको बहुत ज्यादा मसाइल उसमें बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन तो ये न्यूट्रल की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाना बहुत आसान है। भले आप जबान पे शिद्दत पसंद बना दें, नेशनलिज्म पे बना दें, जिसमें मर्जी हो। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान ने, अब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा जाहिर है क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान ने अपना मुश्किल वक्त मेरे हिसाब से काट लिया है। पाकिस्तान के ऊपर देखें, वो तो ये कह रही है ना, कायद-ए-आज़म तो बड़ी क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट लुक रखते थे। उस टाइम पे जो पाकिस्तान का आगाज हुआ 70s तक, पाकिस्तान तो बड़ा मॉडरेट मुल्क था। मतलब आपकी जो मशहूर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं JF कैनेडी, उनकी जो वाइफ जैकलिन कैनेडी, शी वाज वेरी फेमस। तो वो तो PIA में सफर करके आई थी, न्यूयॉर्क से लंदन की फ्लाइट उन्होंने ली थी, इसलिए कि वो ये कहती थी कि पाकिस्तान की जो एयर होस्टेसेस हैं वो बड़ी ट्रेंडी हैं, बड़ी मॉडरेट है। आप पाकिस्तान की 60s की और 50s की और 70s की पिक्चर्स देखें, तो मतलब मेरा ख्याल में कि आयशा या रिबाहा, आप दोनों इतने मॉडर्न या ग्लैमरस नहीं होंगे कि जितनी उस जमाने में हमारी ख्वातीन ग्लैमरस थी। उनकी बातचीत, पढ़ाई लिखाई, किताबें और ये सारे ड्रामे आप देखती हूँ। तो अब उधर से दूसरी तरफ का सफर कैसे शुरू हुआ, और दूसरी तरफ का इसलिए हुआ कि भाई USSR उधर आ गया अफगानिस्तान के अंदर, और हम तो डरे हुए ही थे। लेकिन आप देखें कि अमेरिका कितना डरा हुआ था, वेस्ट कितना डरा हुआ था, और कैसे उन्होंने पाकिस्तान को और वो सारा। उसके बाद फिर देखेंगे जी वो USSR 89 में चले गए, तो उसके बाद जो है फिर अमेरिका 9/11 के चक्कर में वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गया, और फिर पाकिस्तान के लिए। तो देखें, कुछ है कि जो हमारे अपने कसूर होंगे, लेकिन बहुत सारा हालात ऐसे हो गए कि उसके बीच में जान बचाने के लिए, भले आप कहें कि जी डॉलरों पे बिक गए, भले जो मर्जी है कहें, लेकिन इट वाज सर्कमस्टांशियल। लेकिन ये एक बात मैं बड़ी स्ट्रांगली कहूंगा, और वो अरीशा की और आपकी तवज्जो के लिए, और वो ये कि देखें पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है, बावजूद इन तमाम जिहादों के, बावजूद इन सब चीजों के, उसने एट लार्ज हार्ड लाइन को कबूल नहीं किया। एट लार्ज कभी भी पाकिस्तान में कोई इस्लामिस्ट या ये जिस तरह इन्होंने TTP TLP का या दीगर किसी भी इस्लामिक, मतलब जिन्होंने मजहबी बुनियादों के ऊपर कोई वोट हासिल करने की, वो ठीक है डिक्टेटरशिप कायम रही, जमहूरियत यहाँ पे कमजोर थी, जो भी है, लेकिन एट मास लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने उस अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ ओपिनियन रखी। तो आपको इस बात पे फख्र करना चाहिए कि आपके लोग जो हैं वो मॉडरेट हैं इन एसेंस। अच्छा, अब इंडिया में भी आप ये देखें
کہ ایٹ ماس لوگ جو ہیں وہ میری اوپینین میں کہ وہ ماڈریٹ ہیں، کہ وہ شدت پسندی کی طرف نہیں جانا چاہتے. اب یہ 10-11 سال میں بہت شدت پسندی آ گئی ہے انڈیا کے اندر، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات. باقی آپ بات کریں، انہوں نے ایک بات کی لنچنگ کا، تو پاکستان میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ جب کوئی، معذرت میری وہ کافی آ گئی ہے تو میں ساتھ جو ہے نا، ایک طرف یہ بھی مجھے پریشانی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو ایک طرف لنچنگ میں پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، لیکن بڑے ادب کے ساتھ پورا پاکستان ہل کے رہ گیا ہے اور لارج سوسائٹی نے اس کو ڈسمس کیا. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ لنچنگ کے پاکستان کے بنسبت مطلب مینی ٹائمز، مطلب اگر پاکستان میں ایک لنچنگ ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، تو انڈیا میں بڑی ادب کے ساتھ کہ جی بڑی معذرت کے ساتھ، میں نہیں کہتا کہ سارے انڈین یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا میں اس طرح کے 20-30 واقعات ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ دیکھیں پہلگام کا قصہ ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی مسلمان بچیوں کو، کشمیری بچیوں کو چھیڑنا، یہ وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے انڈین یہ کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ایسے سیگمنٹس، ایسی پورشنز ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ جو اس اپرچونٹی کو ہوم آن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد. لیکن میں یہاں پہ عریشہ سے مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں ایک بات کے اوپر. میرا خیال میں انہوں نے یہ بات روانی میں کہہ دی، لیکن میرے خیال میں کہ کم از کم میرے گھر میں، حالانکہ میرا بھی ایک والد اور باقی گھر والے جو ہیں وہ مطلب دینی لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ایسوسیٹڈ تھے، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ ہندو سے نفرت کرو، کسی نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کرسچن سے نفرت کرو. ہاں یہ ضرور بتایا کہ جی وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، وہ یا کچھ میں نے کتابوں سے پڑھا سنا یہ وہ، لیکن باقاعدہ انسٹرکٹ کر کے کم از کم میرے کسی ٹیچر نے یا کسی میری والدہ والد یا کسی جو بھی میرے بڑے تھے، انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کر کے نہیں کہا کہ جی اس سے نفرت کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ جی جب ادھر نعرے لگتے ہیں ادھر نعرے لگتے ہیں، کرکٹ کے میچ ہم دیکھتے ہیں تو جب اور کچھ نہیں تو پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ تم تو وہی خراب یہ وہ ایک علیحدہ بحث. لیکن میرے خیال میں کیوں، اب دیکھیں نا، سوچنے والی بات ہے پاکستان کے سائڈ پہ بھی اور انڈیا کے سائڈ پہ بھی، ہندوؤں کے اور مسلمان دونوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب انگریز یہاں پہ تھے تو بابری مسجد ایک سائڈ پہ مسجد تھی، ایک پہ مندر تھا، ایک باریک سی رسی، جنگلہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، ایک باریک سی، اس ٹائم پہ تو شاید نائلون بھی نہیں تھی، تو ایک سوتی رسی کے لیے پارٹیشن تھی. ایک سائڈ سے مسلمان جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، دوسری سائڈ سے ہندو جاتے تھے اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے مندر کے اندر، اور کوئی کسی نے کسی کو چپیڑ نہیں ماری، کسی نے کسی کو وہ نہیں کیا، اور مطلب یہ سارا سسٹم جو ہے وہ 200-250 سال چلتا رہا. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر بیچ میں کوئی ایک باہر آ جائے اور وہ بیٹھ کے دونوں کے بیچ میں وہ کرے، یا لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ جی انہوں نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اب یہ بڑا مشکل ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے کیا. تو میرے خیال میں کہ جو انڈیا ہے، یہ میری ذاتی اوپینین ہے، وہ بڑا ملک ہے. ان کی مطلب ان کا سائز پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، میانمار سب کو ملا بھی دیں تو ان کا سائز اس سے بڑا ہے. تو میرے خیال میں بینگ دا بگر ان دا ہاؤس، تو ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش بھی بالکل وہی اوپینین رکھتا ہے کہ جو پاکستان رکھتا ہے. آپ آج یہ دیکھیں کہ میانمار، نیپال، مطلب جو بھوٹان، سارے جو ہیں مالدیوز، وہ انڈیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے وہ ان کا چاہے اکنامک مسل ہے، چاہے ان کا ملٹری مسل ہے، جو بھی ہے، اس کی وجہ سے انڈیا نے مطلب اپنا جو بھی، ان کو میرے خیال میں کہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. خود بھی ان کی کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب ہم کیوں مظاہرہ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری جو اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی اس سارے خطے کے اندر، ہاں پاکستان کی وہ جو عریشہ کہہ رہی تھی نیوکلیر، تو دیکھیں نا جی پاکستان تو یہ سمجھتا ہے کہ جو نیوکلیر، چاہے رانگ فلی چاہے رائٹ فلی، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے نا کہ جی ان کا جو نیوکلیر ہتھیار ہے وہ ان کی سیفٹی کا اب ضامن ہے، وہ اس لیے کہ دونوں کی میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن ہے جی. تو اس بنیاد کے اوپر پاکستان، تو میرے خیال میں کہ ان کی یہ بات درست ہے کہ جی ہمیں اپنے ایجوکیشن کے نمبرز بہتر کرنے چاہیے، اس پہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ان کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنی ویمن رائٹس کے ترقی کرنے کے، آگے بڑھنے کے، اپنے سلیقے کے، اپنی تمام چیزوں کے نمبرز بہتر کرنے چاہیے. میں تو اس پہ یہ اوپینین رکھتا ہوں کہ ہم جو مشکل وقت تھا، اور دیکھیں نا، میں ایک توجہ یہ دلاؤں گا کہ عریشہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتی تھی کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر جو ہے
وہ स्काई न्यूज के ऊपर या किसी और चैनल के ऊपर बातचीत करते हुए ये कहे कि जी यस वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द वेस्ट फॉर द अमेरिकन्स फॉर 30 years। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इतनी रियलाइजेशन आ गई है कि दे हैव टेकन इट एज अ डर्टी स्टेप। तो मुझे तो प्रोग्रेस की आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा वरिड भी हूं कि अब जब इधर थोड़ी सी समझ आ गई है कि भाई किस तरफ चलना चाहिए, तो बड़ी माजरत के साथ जो दूसरी साइड है वो अब उधर ही जाने का इरादा, मतलब उधर पहुंच गए हैं कि जहां पे ये सारी शिद्दत पसंदी और ये सारा कुछ। तो बस क्या कर सकते हैं, बस इस पे आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप जो समझते लोगों को बता सकते हैं आगे। जो अच्छी बात है मेरा ख्याल में दुनिया इसी वजह से बची हुई है कि लोग एट लार्ज अच्छे हैं, लोग एट लार्ज अच्छाई की तरफ जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हाईजैक हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया इसी वजह से बची हुई है। वरना हार्ड लाइनर्स हमेशा से थे, अभी तक वो सारी दुनिया को जो है ना कब का खत्म कर चुके होते हैं। तो मेरी तो मतलब ये ओपिनियन। ऋषा मैम, आपसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं, फिर वाइंड अप जी। करते हैं प्रोग्राम। अच्छा, इसमें ना मैं जी, इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करूँगी। एक तो जैसे आपने ख्वाजा आसिफ का बताया कि ठीक है, उन्होंने इस बात को माना कि भई वी वर प्लेइंग दिस डर्टी गेम सिंस डेकेड, और उन्होंने इतना अपना इंटरव्यू दिया सारा कुछ। बट आई स्टिल थिंक कि वो उनका अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन था। जो ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन है, मतलब पाकिस्तानी, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई रियलाइज़ेशन है। और ये ख्वाजा आसिफ का पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की बात की हो, फिर उसमें थोड़ा उनको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा। इससे पहले भी आपको याद है, उन्होंने एक बार कहा था असेंबली में कि जी महमूद गज़नवी लुटेरा था। उसपे भी उनको बड़ा बैकलैश ना सिर्फ पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से भी उनको मिला था, काफ़ी कुछ सुनने को। तो इटसेल्फ मुझे लगता है कि वो इस तरह की बात कर देते हैं कि जो उनके ठीक है ज़हन में है, वो उसको खुल के बोल देंगे आके। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना पाकिस्तानियों का, तो उनका फिर भी जो लोग हैं, आम हमारी जो कौम है, वो उनमें फिर भी एक डिनायल है। उनमें आप देखा करें, क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली रिलिजन की वजह से, थोड़ा अपब्रिंगिंग की वजह से ऐसा है कि वो मानते ही नहीं हैं कि वो मतलब गलत हैं, और फिर उनके अंदर एक माइंडसेट है कि भई हम लोग सुपीरियर हैं बिकॉज़ वी आर मुस्लिम्स, तो हम कुछ गलत कर नहीं सकते। जैसे मैं अगर खुद आपको ये बताऊँ, तो जिनको वो अपना हीरो मान भी रहे हैं, जिनके लिए मिसाइल के नाम रखे हैं गज़नवी, गौरी, ये सब, उनकी भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो मतलब मैं तो उनको नहीं मानूँगी हीरो, लेकिन स्टिल हमारी जो आम आवाम है वो मानती है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की कि जो हमारे आम लोग हैं वो मॉडरेट हैं। ये बात एक बात है कि ठीक है, उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की, या वो कभी ये चाहते नहीं है, हमारे पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, कि कोई भी मतलब इस किस्म की पार्टी हुकूमत करे या पावर में आए जो बिल्कुल इस्लामिस्ट हो। उसमें थोड़ा, अगर मैं हकीकत की बात करूँ, उसमें थोड़ा मुनाफ़िकत भी है। क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम जो है वो एक मुश्किल मज़हब है, उस पे कायम रहना, उसको पूरी तरह से अपनाना एक मुश्किल अमल है, वो भी ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए, जिनको काफ़ी अरसे से एक मुनाफ़िकत की आदत पड़ गई है कि वो दूसरों के लिए तो चाह रहे होते हैं, शरिया अपने लिए नहीं चाहते। उनका एक ये मसला है। लेकिन एक देखें, एक बिहेवियर में एक नफ़रत पाई जाती है। उसकी वजह ये मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी। हमारे यहाँ जो कादियानी अहमदी कम्युनिटी है, वो खुल के इज़हार नहीं कर सकती कि हम अहमदी हैं। मैं कितने पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ पाकिस्तान में। मेरा तो खुद वहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें तो मेरे तो अपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो कादियानी अहमदी थे, और ये बात उन्होंने मुझे बहुत बाद में रिवील की, जब उनको खुद ये लगा कि मैं तो खुद रिलीजन को नहीं फॉलो कर रही, वरना वो प्रिटेंड करके रहते थे कि जी मैं सुन्नी हूँ। और ऐसे में आपको बहुत से लोगों को ये भी बताऊँगी कि कुछ ऐसी ज्यूइश लोग भी हैं पाकिस्तान में, जो अपना बिल्कुल नाम चेंज करके फारूक नाम लगाते हैं, ख़वातीन उनका बुर्का पहन के निकलेंगी। हालाँकि वो यहूदी हैं, लेकिन वो डरते हैं कि भई किसी को भी पता, क्योंकि देखिए एक है लोगों के अंदर, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसे पागल या जाहिल लोग हैं जिनमें ये, उनमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा कट्टरपन है ना, कि आप किसी को मोब लिंची कर दो खात्मे नबूवत पे, या किसी को देख के कि कोई अहमदी है, जैसे अभी रिसेंट एक वाकया हुआ कि एक अहमदी आदमी को मोब लिंच किया। कुछ तो बिल्कुल ऐसे जाहिल हैं कि जो जान पे आ जाते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया पाया जाता है, और ना सिर्फ वहाँ पे, यहाँ ओवरसीज़ भी जो पाकिस्तानी हैं, और आप हैरान होंगी कि बहुत पढ़े-लिखे लोगों में ये चीज़ है, कि वो आपसे पहले, मुझे याद है एक बार मैं जब यहाँ पे आई थी, तो मैं न्यू थी, मुझे मुझे एक पाकिस्तानी
शख्स मिला, उसने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया कि भई आप कौन-सा रिलिजन फ़ॉलो करती हैं? खैर मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मैं रिलिजन तो फ़ॉलो नहीं करती ये वो। अब उसको ये नहीं समझ आई कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं एथियस्ट भी हो सकती हूँ। उसका पहला सवाल मुझसे ये था कि अच्छा अगर आप इस्लाम को नहीं तो आप कादियानी हैं। मतलब वो एक पाया जाता है नफ़रत का रवैया, मतलब एक डिह्यूमनाइज़ करना। भले आप ठीक है उसके डिग्री डिफरेंट है, वो बताया होता है हर कोई इतना पागल नहीं होता कि वो जाके अगले का कत्ल कर दे, लेकिन एक पाया जाता है दिमाग में सेंटीमेंट कि भई इनके साथ आपने खाना नहीं खाना, या इनके बारे में फिर आप एक अलग-सी बात करते हो कि भई इनसे हम नफ़रत करेंगे क्योंकि ये तो हमारी ख़ात्मे नबूवत का जो हमारा सेंटीमेंट है उसको उनकी वज़ह से मसला हो रहा है। तो मतलब ये एक पाया जाता है, और ये बढ़ा है ऑब्वियसली जो भुट्टो ने उनको डिक्लेयर कर दिया था काफ़िर। फिर इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी परवेज़ हुतबॉय एक हैं जो फिज़िसिस्ट हैं, उनकी पता नहीं वो एक शो पे आए थे, तो आफ़ताब इकबाल एक एंकर हैं, उसपे उन्होंने उनको बुलाया, पहले उनकी बड़ी तारीफ़ें की, फिर उनको पता नहीं किसी ने शायद ये इन्फॉर्म कर दिया कि वो भी एथियस्ट हैं या क्या है, तो उन्होंने बाकायदा अपनी अलग से शो किया जिसमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि नहीं मैं तो अपनी सारी तारीफ़ वापस लेता हूँ। ठीक है वो साइंस के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की होगी, ये सब किया होगा, लेकिन जो शख्स खुदा को नहीं मानता तो मैं तो उसको नहीं समझता कि वो इज़्ज़त के काबिल है। इस तरह की बातें कर देना, ये एक सेंटीमेंट पाया जाता है लोगों में। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर-सी बात है मुनाफ़िकत है, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है वो बिल्कुल कट्टर उस तरह मुसलमान नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मुश्किल है, वो नहीं चाहते अपने लिए शरिया, लेकिन एक है तासुबी रवैया, और मुझे लगता है कि उसको चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। और फिर एक मुनाफ़िकत आप देखिए मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में ख़ासकर ये है कि देखिए आपने पाकिस्तान तो बना लिया इस्लाम के नाम पे। इन केस अगर इंडिया बन भी जाता है, एक हिंदू स्टेट, तो उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान भी तो एक इस्लामिक स्टेट बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? और यहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, मतलब वो चाहते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ सेकुलरिज़्म रहना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में उनको उसका फ़ायदा होता है। अब आप वहाँ पे थ्रेटेन्ड फ़ील कर रहे हो कि ठीक है वहाँ पे अगर हिंदू बन गई स्टेट तो क्या होगा मुस्लिम्स का? लेकिन आपको अपने यहाँ नहीं परवाह, आपको अपना इस्लामी मुल्क बनाना होता है, बल्कि आप मज़ीद चाहोगे कि ऐसे 2, 4, 5 और इस्लामिक स्टेट्स बन जाएँ। तो ये भी एक मुनाफ़िकत का रवैया है कि आपने पाकिस्तान तो बना लिया, आप उसको कहते हो कि भई ये इस्लामिक रिपब्लिक है, भले वहाँ पे पूरी तरह से इस्लाम फ़ॉलो भी ना हो रहा हो, लेकिन आपको इसकी फ़िक्र है कि हिंदू वहाँ पे क्यों एक्सट्रीमिज़्म फैल रहा है। तो ये अब एक ओवरऑल ये माहौल बन चुका है, और मैं तो खुद इस चीज़ में यही कहूँगी कि इसमें अपना मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखिए वेस्ट में भी बहुत सही से चल रहा था लिबरलिज़्म, लेकिन वहाँ पे जो भी रिफ्यूजीज़ आए, स्पेशली जिनमें ज़्यादा तादाद मुस्लिम कंट्रीज़ की थी, स्पेशली वो लोग जो वॉर ज़ोन से आए थे जहाँ पे वॉर चल रही है, तो उन्होंने आके इस तरह का रवैया दिखाया है कि लोग बिल्कुल वो हो चुके हैं, मतलब वो उस चीज़ पर है कि हमें भई अपने कल्चर को, अपने कंट्री को हमें डिफेंड करना है, भले उसके लिए हमें एक्सट्रीमिज़्म पे जाना पड़े। तो एक बिल्कुल ही अजीब-सा रवैया देखने में आ रहा है, क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली जो लिबरल जो लेफ्ट विंग या जो एक लिबरल जो सोच थी, वो भी एक तरह से नाकाम रही है, मतलब उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में। तो उनको लगता है कि शायद हमें कंज़र्वेटिव होना पड़ेगा अपने कल्चर को, अपनी जो कंट्री है उसको बचाने के लिए, और इस्लामाइज़ेशन से फाइट करने के लिए। तो ये इस तरह की ये बात चल रही है, तो मैं कुछ चीज़ों पे मैं डिसएग्री करूँगी। भले मुझे पता है आम जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, वो नहीं चाहेगी कि कोई टीटीपी या कोई इस तरह की चीज़ कोई आ जाए, तालिबान या कुछ भी ऐसे हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएँ। बट अनफॉर्च्यूनेटली वो एक रवैया पाया जाता है, और वो मुझे लगता है उसको चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने लिए तो नहीं हो जजमेंटल। आप अपने लिए खुद सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों के मामले में जजमेंटल हो, और वो आपको रवैया बहुत देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। स्पेशली अब आप देखा करें, मैं हैरान होती हूँ, पाकिस्तानीज़ के अंदर ये अजीब-सा एक रवैया आ गया है कि वो जो उनके मेन इश्यूज़ है ना, पाकिस्तानी, वो कभी उसको डिस्कस नहीं करते, कि आपका रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म कैसे बढ़ रहा है, आपका ओवरऑल आपकी कंट्री की इमेज क्यों इतनी खराब जा रही है, या जो हालात हैं भी, जो इंटरनल इश्यूज़ भी हैं, उसके लिए भी आपको बाहर निकलना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, उसपे लोगों का नहीं है ध्यान। एक अजीब-सा उनके अंदर, मुझे लगता है शायद एजुकेशन की कमी है, और कुछ रिलिजन को भी उन्होंने अजीब वे में मतलब अपनाया है कि क्या है कि वो अजीब-सा है। लाइक अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक फैशन चला हुआ है आजकल कि लोगों की लीक्ड वीडियोज़ आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको ले लेके लोग बातें कर रहे हैं। हालाँकि वो तो एक बिल्कुल ही क्या कहेंगे, किसी का इंडिविजुअल इश्यू है, हमें उससे क्या, किसी की क्या लीक होती है, क्या है। लेकिन लोग वहाँ पे अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, बजाए जो रियल इश्यूज़ हैं, उन पे बात करने के। ठीक है, आपको अपनी आर्मी से मसला है, आपको कोई आपके अंदर इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप उसके लिए आप अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करो, वहाँ आप एनर्जी लगाओ, वहाँ आप प्रोटेस्ट करो, उधर आप
वो नहीं करते हो, आप अजीब से मामलों में लोगों की जो इंडिविजुअल ज़िंदगी है उसमें आप घुसे हुए हो कि किसी का क्या रिलिजन है, कोई कैसे कर रहा है। तो इस ओवरऑल इस रवैये को चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है और उसका यही होगा कि आप अपना जो मुल्क है, ठीक है इंडिया में भी एक्सट्रीमिज़्म फैल रहा है, लेकिन आप अपने यहाँ लोगों का ये माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है, वरना वो पीछे ही रहेंगे, वो बिल्कुल डिनायल में रहेंगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंज होने की। और मेजॉरिटी पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट है। मतलब उनसे आप कभी बात कर लो, तो वो नहीं बात करेंगे कि उनको क्या, उनको बस फ़लस्तीन और अच्छा उनको ये भी नहीं पता होता कि फ़लस्तीन का क्या इश्यू है। इसलिए मैं कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि नहीं हमें नफ़रत करना नहीं सिखाया गया, बट मैं अब कहूँ ये भी एक मुनाफ़िकत ही है कि सिखाया गया है। अब आप देखें ना ये जो टू नेशन थ्योरी थी, इसमें क्या है कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? रह तो आप खुद भी नहीं रह सकते, आप शियाओं के साथ नहीं रह सकते। आज आप चलिए ठीक है हिंदुओं को भी बिल्कुल अलग कर दो, हर एक को कर दो, तो मुसलमानों के तो 72 फ़िरके हैं, वो एक-दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। तो ये एक चीज़ है और एक मतलब अपब्रिंगिंग एक सिखाना कि भई वो तो बुतों को पूजते थे, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम ज़्यादा पाक हैं। फिर यहूदियों से भी आप देखा करें जो फ़लस्तीन का इश्यू है, मैं तो हैरान होती हूँ कि एक तो पाकिस्तानियों की वैसे नॉलेज ज़्यादा नहीं भी होती है, लेकिन चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, जो बाकी जगह हो रहा है उसको उनको कोई कंसर्न नहीं है। बट आउट ऑफ नोवेयर बस फ़लस्तीन का इश्यू, फ़लस्तीन का जेनोसाइड वहाँ इश्यू है, वो भी कहीं न कहीं इस वजह से क्योंकि आपको इसराइल खटक रहा है। आपने अपने पासपोर्ट में भी लिख दिया कि भई आप इसराइल नहीं जा सकते। हाँ, इसराइल ने कुछ ऐसा नहीं करा लेकिन आपने कर दिया, मतलब वो भी एक नफ़रत सिखाना लोगों को। मैं कहती हूँ उस वज़ह से एक अजीब से लोगों की कैफ़ियत है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तानियों की डिल्यूज़नल किस्म की उनकी कैफ़ियत है। ठीक है, तो वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि भई उनको ये सिखाया जाए कि भई तुम लोगों के लिए अपने इश्यू मतलब अपने गिरेबान में झाँकना। और ये बड़ा एक अजीब-सा मल गया है पाकिस्तानियों का कि नॉट जस्ट कि उनको अपने नेशन की परवाह नहीं है कि उनके अपने क्या इश्यू हैं, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दो। सिर्फ ये नहीं है, मतलब उनकी एक इंडिविजुअल भी मैं देखती हूँ लोगों की तो यही कैफियत होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की बेटी ने क्या पहन लिया, दूसरे ने क्या कर लिया, वो आपके लिए कंसर्न्ड है। आप टर्किश ड्रामे देख रहे हो, तो वहाँ भी आप एक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करोगे कि उन्होंने क्या पहना है, क्या किया है। आपको अपना नहीं पता, मतलब आप अपनी मतलब एक अजीब-सी एक बन गई है पाकिस्तानियों की कि उनको अपनी गलतियाँ नोट भी नहीं करनी, उनको एक्नॉलेज भी नहीं करना और ज़ाहिर है जब एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर चेंज क्या करेंगे? तो ये एक अजीब-सी स्टेट बनी हुई है मुस्लिम्स की, स्पेशली पाकिस्तान में, तो इसको मेरे ख़्याल से चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। और मुझे तो यही लगता है कि जब तक आप खुद अपने लोगों को नहीं चेंज करोगे, अपने हालात पे पाकिस्तान में एक आप ओवरऑल जो है नई तब्दीली लेकर आओगे, तो ये तो बाहर की जो ताकत है, इनको तो मौका मिलता रहेगा। अभी तो चलो आप इंडिया से लड़े हो, फिर और पता नहीं कितने आ जाएँगे, तो यही है। और मैं तो यही देख के हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान इस वक़्त बिल्कुल आइसोलेटेड है ओवरऑल। उसकी जो इमेज है, जो वो बड़ा खतरनाक बात है ये, पाकिस्तान के लिए। जी। थैंक यू सो मच रीशा मेजर साहब, आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ बात एक बात हम कहना चाहूँगा। जी, जी। जी, जी, सर। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि देखें, एक तो आप प्लीज़ ज़रा एआई का ज़माना है, नंबर्स लगा लीजिए कि आप कह रही हैं कि इस्लाम बड़ा रेडिकल, तो इस्लाम ने कितनी कत्ल-ओ-ग़ारत की, चाहे वो आप कहें कि इस्लाम ताकत के ज़ोर पे फैला या तलवार के ज़ोर पे फैला। आप सिर्फ नंबर्स देख लें, गलत मारे, सही मारे, जो ये किए, आप ज़रा देख लें कि जी इस्लाम ने क्या किया। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जी सिर्फ ये अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे तो इन्होंने क्या किया, और अभी ये जो अमेरिका है इसने क्या किया। तो आप सिर्फ नंबर्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों ने 1400 साल में इतने जुल्म नहीं किए जितने इन्होंने 40-50 साल के अंदर कर दिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि बात ये है कि जब ताकत होती है, जब सरमाया होता है, जब इक़्तिदार होता है, तो जो भी एम्पायर होती है उसी के सब गुण गाते हैं। बाकी सब जो हैं वो बुरे बन जाते हैं, उन्हीं पे सारे इल्ज़ामात लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल में कौन से ऐसे मुसलमान नारे लगा रहे हैं कि जिससे वो किसी को फ़तह करेंगे या क्या करेंगे। वो फ़िलवक़्त तो मेरा ख्याल में कि अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को, अपने सब कुछ को बरकरार रखें। दूसरा, आपने मेरा ख्याल में कि लोगों के पास हक है कि वो खुद ऑप्ट करें कि वो किस तरीके से जाएं। जाहिर है आपके अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़ाती ये ओपिनियन रखता हूँ कि आप बैक जुम्बिश कलम तमाम के तमाम लोगों को गलत नहीं कह सकते। मेरी तो जो अभी मुझे जाके जाइए है वो ये है कि देखें, टू नेशन थ्योरी में ये नहीं है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी में बुनियादी बात ये थी कि हिंदू मेजॉरिटी के साथ हम नहीं रह सकते। वो इसलिए कि हमारा मुसलसल इस्तेसाल होगा, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम अपना अलग रह लेते हैं। और मेरा ख्याल में वो ठीक था। मैं तो जितनी बातचीत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
تو اس میں، اور میرا خیال میں کہ جب دونوں ایکسٹریم پوزیشن لے لیں گے تو اس کے بعد شاید دونوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں آپس میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح جانا چاہیے۔ لیکن آپ ایک اور بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں، مطلب ساری سوسائٹیز اب چونکہ گورے خود ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں، تو اب ان کو بہانا چاہیے نا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں ہو رہا، یہ جو 15-20 مسلمان یہاں پہ آگے تھے نا، یہ بڑی زیادتی کر رہے تو اس وجہ سے میں دیکھیں، آپ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کیا وہ قاتل ہے تو میں بھی قاتل بن جاؤں؟ کیا وہ شدت پسند ہے تو میں بھی شدت پسند بن جاؤں؟ تو مجھے تو اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے اس کو کنورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ لمبی بحث ہے، میں تو صرف اتنی سی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ لوگ عموماً مطلب وہ دیکھیں، اور دوسرا کہ جی صدق کے دل سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اپنا وہ کرتے ہیں، اور میرے حساب سے کہ ان کو اپنے مذہب سے پیار کرنے کا، اپنے مذہب کرنے کا پورا حق ہے۔ ہاں، یہ جو آپ نے فلسطین والا بات کی تو اس کے اوپر ایموشنل ایسوسیشن ہے جو قائم دائم ہے، جس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں، اور میرا خیال میں کہ یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں بی بی سی جیسے ادارے کہ جو عالمی سطح کے اوپر ایک وہ تھے کہ جی ہم تو ہر طرح کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنے مجبور ہیں یا مرضی سے جو ہے نا وہ مطلب، تو امریکہ میں بھی بڑا شور ہے، ویسٹ میں بڑا شور ہے کہ سارا میڈیا جو ہے وہ ایک خاص گروپ کے قبضے میں ہے، یہ وہ ہے، پہلے جو ہے وہ جاگیرداروں سے ہم تنگ تھے، اب یہ کارپوریشن سے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ یس، آپ ضرور وہ کہیں، لیکن بالعموم جو لوگ ہیں وہ امریکہ، میری سمجھ کے مطابق امریکہ کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، فرانس کے بھی ایسے ہی ہیں، ہندوستان کے بھی ایسے ہی ہیں، پاکستان کے بھی ایسے ہی ہیں، اور اس کے بیچ میں یہ انسانیت اس لیے قائم ہے کہ میجورٹی ہمیشہ وہ ماڈریٹ رہی ہے، وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف رہی ہے۔ تو میری تو یہ اپنی ذاتی اوپینین ہے۔ تو باقی پاکستانی میرے حساب سے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہاں، تعلیم کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو زیادہ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اپنے مذہب پہ ضرور فخر کریں، لیکن اپنے مذہب کو اپنے ساتھ رکھیں، دوسرے کے اوپر نہ تھوپیں۔ میرے حساب سے اس پہ بڑی ارتقا بھی ہے کہ جی بہت ساری سوچ بھی ہے۔ تو میری اوپینین بات، معذرت، میں صرف یہ اپنی ایک اوپینین کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، رکھنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے، باقی میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سوری رباہ، میں نے پھر وہ لمبی بات کر دی۔ نو ایشوز، تھینک یو سو مچ میجر صاحب، تھینک یو سو مچ عریشہ۔ ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، تھینک یو سو مچ۔